नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो 2018 के 23 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में आए हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में सारे डायमेंशन के साथ कवर किया जाता है। इससे पहले 23 दिसंबर में आए फर्स्ट शिफ्ट के जीएस और हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें तथा दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में कौन सा आएगा? तो मित्र को जो पत्र है वो जो आएगा वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में वही आते हैं जो कि व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में या पारिवारिक सदस्यों के बीच या फिर मित्रों के बीच या फिर प्रियजन के बीच लिखा जाता है। तो वैसे पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। तो वो मित्रों का जो पत्र आएगा वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये प्रेषक जो है यह पत्र की विशेषता नहीं है। एक पत्र की क्या क्या विशेषता होती है मैं उसको बता देता हूँ। पत्र जो होना चाहिए वो सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, सरल भाषा शैली होनी चाहिए। फिर विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता। तीसरा जो होना चाहिए संक्षेप होना चाहिए और संपूर्णता होना चाहिए उसमें। फिर प्रभावशाली होना चाहिए, बाहरी सजावट उसकी अच्छी होनी चाहिए, बाहरी सजावट, और विनयशील होना चाहिए, विनयशीलता होना चाहिए इसमें। तो ये जो किसी पत्र की इतनी सारी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में के अंतर्गत आएगा? तो ये जो है एक मोहल्ला वासी जो पीड़ित हैं किसी समस्या, गंदगी की समस्या से लेकर ये पीड़ित हैं और वो नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, तो किस श्रेणी में आएगा? तो यह जो आएगा वह, चूँकि इनका नगर पालिका अध्यक्ष का यह कर्तव्य बनता है, तो यह जो है शिकायती पत्र यह कहलाएगा। तो मतलब मोहल्ला वासी जो है वो शिकायत पत्र लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर सही होगा। प्रार्थना पत्र वहाँ लिखा जाता है जहाँ पे रिक्वेस्ट के फॉर्म में किया गया है। रिक्वेस्ट के लिए, जैसे मान लिया कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और उसके गेस्ट फैकल्टी के रूप में मान लिया किसी डीएम को बुलाना है, तो हम लोग प्रार्थना पत्र उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें जो है ओ जो है वह दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जिन वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उससे बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ये सब जो हैं ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। और ओ जो है ओ जल्दी बोला जाता है, इसलिए दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध जो है अध्ययन, ये जो अध्ययन लिखा हुआ है ये शुद्ध है। अ आधा ध पूरा य और न, तो ये अध्ययन जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध कौन सा है? तो ये उत्तरदायी। आई इसमें जो है ना पूरा य के ऊपर बड़ी वाली जो लग रही है वो जो है इसमें सही है। ये उत्तरदायी है, गलत है। ये सभी गलत है। इसमें इस वाले में क्या गलती है कि ये जो है इसमें रेफ नहीं है, तो इसलिए बी नंबर जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो आप जानते हैं कि संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह जो है अनुस्वार क्या होता है कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। बेसिकली यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन।
व्यंजन, इसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, अंगूर, अंगूर, तो ये अनुस्वार आ गया, तो ये स्वर के बाद आया, इसलिए इसे बोलते हैं अनुस्वार। जैसे देखते हैं अंगद, अ के बाद आया तो ये हो गया अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्यालय जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय का क्या होगा संधि विच्छेद? विद्या जुड़ आलय। और ये जो है विद्यालय जो है यह एक स्वर संधि होगा, यह एक स्वर संधि है, क्योंकि इसमें दो स्वरों का मेल उत्पन्न होता है, या, और इसमें विद्या में आ और इसमें या, तो यह जो है और विद्या जोड़ आलय जो है यह दीर्घ संधि है। और व्यंजन से अथवा किसी स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदम्बा, तो जगत जोड़ अंबा हो गया, तो ये हो गया व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो है वो तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो तत्पुरुष का जो देशभक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें अंतिम पद हो गया भक्ति, तो ये जो है देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास ये होगा। और भी जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी ये भी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, सी नंबर आंसर आ जाएगा। तो इसका विग्रह क्या होगा? पंचवटी का विग्रह होगा पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार। जिस समास का पूर्व पद जो है, पूर्व पद अगर संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे दिग्गु समास कहा जाता है। तो जैसे इसमें पंचवटी में पंच आ गया, पांच वटों का क्या हो गया? समाहार, तो पांच आ गया, तो ये जो गया संख्यावाचक हो गया, तो इसलिए यह दिग्गु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अधिकारी का उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी का जो उपसर्ग है अधि है। तो मतलब किसी भी शब्द में जो पहले शब्द जो आते हैं, जो जुड़ते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग, और सफिक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय। तो किसी शब्द के पहले आने वाला होता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में आने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो अधिकारी में जो है अधि जो है यह एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? तो अनुज में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है। अ उपसर्ग से निर्मित शब्द को देख लेते हैं। जैसे हो गया अयोग्य, तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह अजर, अचल, अवैतनिक, तो इसमें जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अनुज में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नि प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय मैंने बताया था कि बाद में, शब्द के बाद में लगने वाला है, तो इसमें कौन सा है जो कि नि प्रत्यय नहीं लगा है? तो नौकरानी में जो है वो नि प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, क्योंकि नौकर जोड़ आनी होता है। इसमें नौकर जोड़ आनी से नौकरानी बनता है, तो इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ, ना कि नि प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नि प्रत्यय किस में लगा होगा? जैसे कहानी में नि प्रत्यय है। ठगनी, इसमें जो है नि प्रत्यय है। जैसे मोरनी, कुटनी, शेरनी, इसमें जो है नि प्रत्यय है। दोस्तों, आप प्रोग्रेसिव क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है कूची जो है वह तत्सम शब्द नहीं है। इसका जो तत्सम रूप होगा वह कुर्चिका होगा, या इसका तत्सम शब्द। कुछ देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे ये जो कपाट है,
तो कपाट एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो किवाड़ होगा। उसी तरह जैसे देख रहे हैं कीटक है, कीटक दे रखा है, तो कीटक का जो तद्भव होगा वो होगा कीड़ा, और कुंभकार का होगा कुम्हार, इसका जो होगा कुंभकार का कुम्हार होगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? पत्ता जो है यह तद्भव है। पत्ता का तत्सम शब्द क्या होगा? पत्र होगा। पत्र जो है वह तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द बेसिकली जो होते हैं वो संस्कृत शब्द बेसिकली होते हैं ये, तो पत्र जो है वह तत्सम है। जैसे और इसको देख लेते हैं, ये इसका जो होगा, इसका जो तद्भव होगा पक्ष का, इसका होगा पाँख। पतन का होगा पढ़ना, इसका तद्भव होगा, और पक्षी का होगा पक्षी, इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये जो शोभन जो है यह तत्सम शब्द है। जैसे और इसका जो तद्भव क्या होगा? तद्भव इसका हो जाएगा सोहन, शोभन का सोहन हो जाएगा तद्भव। अब तद्भव से तत्सम, जैसे ये जो तद्भव दे रखा है इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा षोडश, संस्कृत शब्द इसका देखिए, सोता का स्रोत, सोना का स्वर्ण, तो ये सब जो है तत्सम का तद्भव है, तद्भव का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो कौन सा भेद गलत है? तो यौगिक जो है यह जो है शब्द के प्रकार नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो है वो शब्द के प्रकार हैं, यौगिक जो है शब्द के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जो कि मतलब समूहवाचक मतलब हो गया जो समूह में रहता हो, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो इसमें दौड़ जो है वह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ एक क्रिया है बेसिकली, है दौड़ जो है यह क्रिया है। समूह मतलब बताएंगे आपको कि भीड़ में रहते हैं, जैसे सभा हो गया, भीड़ हो गया, कक्षा हो गया, तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसमें लिक्विड फॉर्म में कौन है? तो दूध है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो ऑप्शन जो है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा में नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो हैं सदैव एक वचन में होते हैं, यह मतलब यह सिंगुलर होता है, एक वचन में यह होते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं आप, ठंड, मिठाई, खटाई, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। ये कौन से हैं? ये जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो यह जो है आप ही चला गया, यानी इसका निजवाचक का यह बोध करवा रहा है। वह आप ही चला गया में आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता बोध, कर्ता का लिख लीजिए, कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप जानते हैं कि सर्वनाम जो होता है वह 6 प्रकार के होते हैं। तो निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक होता है। इसका मैंने एक शायद पहले आपको एक ट्रिक भी बताया था, अनाप शनाप, इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है परिमाण बता रहा है, यह थोड़ा दूध है यानी परिमाण बता रहा है कितना है, थोड़ा है, तो परिमाण वाचक विशेषण होगा। और विशेषण जो है 4 होते हैं, कौन कौन से? एक परिमाण वाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया, एक गुणवाचक हो गया और एक GS-PS, इसको आप एक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा।
धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो धातु जो है, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते होंगे बालक शब्द का रूप, बालक धातु का रूप आप पढ़ते होंगे, तो वही जो है धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द जो है वहाँ है, वहाँ जो है एक अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसके कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, इसे बोलते हैं विकारी, इसे बोलते हैं अव्यय, इसे अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा भर दूध पिया, तो भर जो है वह अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें अनाड़ी जो है या अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी से, बेसहारा है अनाथ का पर्यायवाची, यतीम है, निराश्रित है, ये सब जो है अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का जो पर्यायवाची होगा वो विलक्षण होगा। वो बोलते हैं ना विलक्षण प्रतिभा का धनी है, मतलब वो विचित्र प्रतिभा का धनी है। और तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का जो होगा विष, आप जानते हैं अमृत का विष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होगा स्तुति। स्तुति मतलब होता प्रार्थना करना, या फिर निंदा का अपोजिट हो जाएगा स्तुति। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, को कोई नहीं टाल सकता। तो नियति को जानते हैं, नियति को कोई नहीं टाल सकता है, नियति को कोई नहीं टाल सकता है। तो सार्थक शब्द जो बनेगा इसमें यह नियति बनेगा, नियति को कोई नहीं टाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो अपने स्वत्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। उचित वाक्यांश क्या होगा इसके लिए? अनियमित यानी जो नियमाकुल ना हो, तो उसे बोलेंगे अनियमित, वो जो नियम के अनुसार ना हो। इसी प्रकार जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, इसे बोलेंगे अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, तो इसे बोलेंगे अनिर्णित। अनिर्णित। और जिसका निवारण ना हो सकता है वो अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो तो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आत्मघाती किसे कहेंगे? जो अपनी हत्या खुद ही कर ले, जो अपनी हत्या आप ही कर ले। आक्रामक किसे बोलेंगे? आक्रमण करने वाला को बोलेंगे आक्रामक, आक्रमण जो करता है वो आक्रामक होगा। और आक्रमण किसे बोलेंगे? सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना, बेसिकली हमला करना होगा या आक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का अर्थ, उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना मतलब हो गया बना बनाया काम बिगाड़ देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मतलब क्या हो गया? हार मान लेना। राम जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में अपना हथियार डाल दिया, मतलब कि वह हार मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका मतलब हो गया चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये हो गया बहुत कंजूस व्यक्ति को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य है उसने मान लिया कि दोष उसी का है, उसका है। तो यह जो है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में साधारण वाक्य के अलावा दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने मान लिया, यहाँ तक जो है उसने मान लिया, यह एक साधारण वाक्य हो गया, यह जो है एक साधारण वाक्य हो गया। और
ये जो दोष उसका है, यह जो है यह उपवाक्य हो गया। तो एक मिश्र वाक्य में साधारण वाक्य भी आएंगे और एक उपवाक्य भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो इसका जो सरल रूप होगा, दंड बचने से कहाँ गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। सीधा सीधी हो गया, दंड बचने के लिए वह भाग गया। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं, 4 बजा है ना कि 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें, सभी अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी गलत है। ये जो है इस समय 4 बजे हैं, ये सही स्टेटमेंट है। इस समय 4 बजा नहीं, इस समय 4 बजे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है इसमें है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो यह जो है कर्मवाच्य वाला वाक्य है। कर्मवाच्य उसे कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो से कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो यह जो है करण है। आप जानते हैं कि 8 होता है इसमें कारक। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जो अलगाव वाला होता है, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे अजी। तो यह जो है करण जो है यह से के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ जो है अपादान कारक है। वह मुझसे अलग हो रहा है, मुझसे मतलब अलग हो रहा है, मतलब अलगाव दिख रहा है। तो अलगाव जो होगा अपादान में जो से प्रयोग होता है वह अलगाव के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो कौन सा है इसमें? झील। झील जो है यह स्त्रीलिंग है। जितने भी भौगोलिक जल और स्थल होते हैं वो प्राय जनरली होते हैं पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन झील जो है वह स्त्रीलिंग है। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे देश हो गया, नगर हो गया, रेगिस्तान, रेगिस्तान बहुत बड़ा है, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, ये सब जो है पुल्लिंग आते हैं। किंतु कुछ एक्सेप्शनल है इसमें, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हो गया, झील हो गया, घाटी हो गया, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग आते हैं, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सरसों जो है वह दोनों वचन में समान प्रयोग होता है। तो दोनों वचनों में समान रहता है। और ये जो है जैसे कथा का हो जाएगा कथाएं, लता का हो जाएगा लताएं, कुटी का हो गया कुटिया, जबकि सरसों का सरसों ही रहेगा, सरसों नहीं होगा, सरसों का सरसों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वो आए थे, वे आए थे जो है वह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ इसमें एग्जाम्पल जैसे इसमें जो दे रखा है वे गए, तो वे गए का मतलब हो गया ये सामान्य भूतकाल है। यह जो है भूतकाल तो है लेकिन यह सामान्य भूतकाल है। वे खा रहे थे, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल, यह हो गया अपूर्ण भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, तो ये हो गया आसन्न भूतकाल, यह जो है आसन्न भूतकाल मतलब अभी अभी ये फिनिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निपात का मतलब होता है ठीक, तो यह जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? कौन सा जो है अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग इसमें किया जा रहा है और उससे वह अशुद्ध वाक्य बन गया है? तो पूजनीय पिताजी आ गए, तो ये जो है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। इसका जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए पूज्य पिताजी आ गए, इसका सीधा सीधे बोलना चाहिए पूज्य पिताजी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में
हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो आर्टिकल जो है 343 से आप जानते हैं, 343 में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया है। और संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाती है कन्नौजी। कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो कन्नौजी बोली यहाँ पे बोली जाती है। और कन्नौजी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये सौरसेनी अपभ्रंश का ये है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो बोलते हैं द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो इसका जो है बेस्ट जो होगा अनुवाद ये सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो हिंदी उचित अनुवाद होगा, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।